हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, प्लानिंग। उसकी सारी केस स्टडीज़ के जो आपके क्वेश्चंस थे, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज हम अपनी नए चैप्टर की केस स्टडी सीरीज़ लाए हैं, जो कि है चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए बिना डिले किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आ गया आपके सामने क्वेश्चन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है भाई, इस केस से हमें मतलब नहीं है अभी क्या बोल रहे हैं, अभी पहले पता करना है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ दिस फंक्शन, ऑल्सो गिव 1 इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट विच यू हैव आइडेंटिफाइड। मतलब ये है, इसमें जो भी फंक्शन है हमें पहले वो पता करना होगा, क्योंकि इन्होंने बोला दिस फंक्शन। अब भाई दिस फंक्शन का मतलब क्या है? क्या ये क्लियर कर रहा है कि कौन सा फंक्शन? नहीं, इसका मतलब हमें फंक्शन भी पता करना है पहली चीज़, और उस फंक्शन के 2 स्टेप्स क्या हैं, नेक्स्ट 2 स्टेप्स। मतलब पहला स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे होते हैं ना, तो हो सकता है वो जो फंक्शन हो वो स्टेप्स में कैटेगराइज्ड हो। पहले आप फंक्शन पता करेंगे और उसके बाद उसके आने वाले नेक्स्ट 2 स्टेप्स। ठीक है, दूसरा चीज़ ये। और तीसरा ये कि भाई इंपॉर्टेंस भी पता करनी है कि जो अदर कॉन्सेप्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ये 3 चीज़ें पता करनी है। तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इंपॉर्टेंस तो बाद में पता चलेंगी, स्टेप तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले ये पता करें कि आखिर फंक्शन कौन सा है। तो चलिए अब अपने केस को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रेट्स एंड फ्लीज इज़ अ पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी। मतलब ये एक पेस्टिसाइड होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। ठीक है, कंपनी आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करती है कहीं सारी एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है। तो भाई जब हम सोचते हैं कि मुझे ये सारे काम करने, इसका मतलब वो किसका पार्ट है? प्लानिंग का। कि आपने चीज़ें सोच ली एडवांस में कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या क्या चीज़ें होनी है। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए क्या करा उन्होंने? काम को डिवाइड कर दिया कहीं सारे डिपार्टमेंट्स में। तो ऐसा कहाँ होता है? पहला तो मुझे यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ तो ये बात कर रहे हैं कि पहले पता कर लो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब मैंने ये तो देख लिया कि भाई क्या क्या काम करने हैं। अब काम करने के बाद आपने जब ये पता कर लिए कि वर्क कौन कौन से हैं, अब उन काम को करने के लिए आपको उनको असाइन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा ही किया गया, जो काम आपको पता चले उनको आपने डिवाइड कर दिया कहीं सारे डिपार्टमेंट में। मतलब एक वर्क को ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो द कंपनी देन गेट इन्वॉल्व इन इट्स बिजनेस विद अ लॉट ऑफ ज़ील। फिर कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकती है और इन्वॉल्व हो सकती है। तो पहली चीज़ जो आपको ने हाईलाइट करनी है वो ये है बच्चों कि इन्होंने काम को डिवाइड किया कहीं सारे डिपार्टमेंट में। और जब हम कोई भी वर्क होता है उसको डिवाइड करते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं, उनमें देर असाइन कर रहे हैं, मतलब उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर रहे हैं। और ये किस फंक्शन का पार्ट है बताइए? जहाँ काम को पता करने के बाद डिवाइड किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है। तो ये बच्चों डिपार्टमेंट में बांटा जा रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये किसका पार्ट हो गया बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि यहाँ इन्होंने बात की ऑर्गेनाइजिंग की, ये तो फंक्शन हो गया। आफ्टर 1 ईयर ऑफ सक्सेसफुल रन दी कंपनी। अब जब कंपनी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 साल उसने सक्सेसफुली रन कर लिया, फिर उसने डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को। जो पावर होती है ना डिसीजन लेने की, उसको क्या करते हैं भाई? ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले पता नहीं किसके पास थी, समझ नहीं आ रहा, अब पहले हम पता चलेगा। टू द लोअर मोस्ट लेवल पर, मतलब हो सकता है पहले अथॉरिटी टॉप लेवल पर हो। अब उन्होंने बोला कि जब 1 साल सक्सेसफुली रन कर ली कि एक काम करते हैं, अब डिसीजन मेकिंग पावर की जो अथॉरिटी है उसे लोअर लेवल को भी देते हैं। मतलब आप अपने सबऑर्डिनेट को पास कर रहे हो। इसमें क्या होता है, जब आप डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक टॉप लेवल पर रखते हैं, अपने पास रखते हैं, इस मीन सेंट्रलाइज। और जब आप उस पावर को बच्चों जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
जो आपका मिडिल लेवल या लोअर लेवल तक आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को उनको भी थोड़ा राइट देते हैं कि वो भी डिसीजन ले सकें, उसका पार्ट बन सकें, तो उसको बोला जाता है उस पावर को डिसेंट्रलाइज करना। मतलब चीज़ें सिर्फ एक टॉप पर या एक सेंटर पर डिपेंड नहीं करती हैं, अब कहीं सारे लोग उसका पार्ट हैं, उनको भी पावर है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो अभी हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, पहली है कि यहाँ ये ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, तो भाई ऑर्गेनाइजिंग तो होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को अपना लिया। अब आप बताइए उसके नेक्स्ट 2 स्टेप क्या होंगे। जब आपने डिसीजन मेकिंग पावर दी, अब उसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे, उसको जानने से पहले हम इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि इन्होंने बोला गया जो फंक्शन आप पता करेंगे उसकी ज़रूरत बताओ कि वो क्यों ज़रूरी है। भाई जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो टॉप मैनेजमेंट पर जो इतना बर्डन होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन उसे ही लेने हैं, इससे उसे थोड़ा क्या मिल जाता है, रिलीफ, ताकि वो जो फोकस्ड एरिया हैं जो सिर्फ उनके लिए ही बने हैं कि वही उसमें डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए फोकस होकर चीज़ें सोच सकते हैं और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए रिलीफ टू दी टॉप मैनेजमेंट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो यहाँ पूछा गया कि एक इम्पोर्टेंस बता दीजिए। अब ये भी बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। अब क्या रह गया, सिर्फ 2 स्टेप्स। तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे बच्चों, ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे, और जब ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है उसके बाद आप बताएंगे कि आपके बॉस कौन होंगे, मतलब किसके साथ आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा। तो आप इसको भी स्टैब्लिश करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजिंग जो यहाँ पूछा गया था कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि डिपार्टमेंट्स के बीच में काम को डिवाइड किया गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज आप क्या करोगे, इस्टेब्लिश करोगे रिपोर्टेड रिलेशनशिप कि भाई तुम्हारे ये काम है, ये ड्यूटी है, और इसका क्या आपकी कर पाए कंप्लीट या नहीं कर पाए टाइमली, उसके लिए आपको रिपोर्ट करना है अपने सुपीरियर को, और आपके सुपीरियर कौन होंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों 2 स्टेप्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कितना छोटा सा है, बच्चे जैसा क्वेश्चन है ये, तो इसका तो आंसर तो चुटकियों में निकल आएगा। देखो पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन। विच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज हाईलाइटेड हियर। इन्होंने भाई पहले ही मेंशन कर दिया कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की 3 इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। इसमें कौन सी इंपॉर्टेंस है जो यहाँ हाईलाइट हो रही है ये बताना है, और उसके बाद ये बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग की 3 इंपॉर्टेंस अलग से बतानी है। एक है जो इसमें शामिल है, बाकी आपको 3 बतानी है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ड्यू टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क कंपनी गोज फॉर सिस्टमेटिक असाइनमेंट ऑफ जॉब एमंग दी एम्प्लॉयज़। मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, काम को प्रॉपरली असाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो कंपनी को क्या हो रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिक असाइनमेंट हो रहा है जॉब का एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग हम यही करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा, किस डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा, जो हम ये देख रहे हैं। उसके बाद काम को आइडेंटिफाई करने के बाद कि कौन कौन सा काम करना है, काम को पता कर लिया, उसके बाद भाई उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, फिर उसे डिवाइड किया। लेकिन उन्होंने क्या बोला, कंपनी इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि वो सिस्टमेटिक असाइनमेंट हो रहा है। कोई काम ऐसा नहीं कि जिसको जो भी दिख रहा है उसको आपने असाइन कर दिया, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम को असाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसका रिजल्ट क्या है भाई, पॉजिटिव। तो जब किसी वर्क को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड किया जा रहा है या स्पेसिफिक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, तो उस केस में मतलब आपने क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की जिसको अपनाया होगा। इसका मतलब होता है बच्चों स्पेशलाइजेशन। जब आप काम को किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो, इस बेसिस पर कि जो चीज़ आपको आती है, जिसमें आप बहुत कैपेबल हैं, आपका मतलब कहते हैं ना आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आप उसको वही काम प्रोवाइड करें ताकि वो उस काम को और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो ये नहीं कि जो दिखा या कम लोग दिख रहे हैं उनको वही काम दे दिया, नहीं, जो जिस चीज़ को करने में बेस्ट है, मतलब एक्सपर्ट है, आप उसको वही काम असाइन करेंगे। तो इसे ही बोला जाता है सिस्टमेटिक वे ऑफ असाइनिंग दी वर्क, और जिसको दूसरा टर्म है हम बोल सकते हैं वन वर्ड, दैट इज स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ बच्चों जो काम को असाइन किया जा रहा है उसकी इम्पोर्टेंस है
कि बेनिफिट ले रहे हैं आप किसका, स्पेशलाइजेशन का। और अगर हम बात करें कि भाई उनकी 3 इंपॉर्टेंस और बता दीजिए, तो ऑर्गेनाइजिंग करने से क्यों ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग करना क्यों ज़रूरी है बताओ। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तो जो वर्किंग रिलेशनशिप है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका कलीग है, ये आपको पता नहीं हो पाएगा। तो क्लैरिटी आती है, चेंज को ईजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है। मतलब जो टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं वो इजीली उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज चीज़ों को चेक कर सकते हैं और क्या पता चल जाता है कि किसका कौन सा वर्क है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है थ्रू दी ऑर्गेनाइजिंग ओनली। तो बच्चों कितना आसान था। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्या कह रहा है भाई, विच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द अबव पैराग्राफ। मतलब ये जो पैराग्राफ दिया है, ये केस स्टडी दी है, इसमें ये ऑर्गेनाइजिंग की कोई इंपॉर्टेंस है जो यहाँ हाईलाइट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब पहला फोकस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस पर। सेकंड देखते हैं बच्चों, ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, अब आपको इसके बारे में भी लिखना है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि स्कूल है, मतलब ये जो इसमें बात की गई है उसमें स्कूल की बात की गई है और ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल बिलीव इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक स्कूल की प्रिंसिपल है जो बिलीव करती है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग पर। द टाइम एंड ही अगेन टेल्स हिज स्टाफ, वो हमेशा अपने स्टाफ को बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज रहिए, एज बिलीव दैट, क्योंकि उनका ये बिलीव है कि थ्रू प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम प्रेजेंट नॉर्म एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है, जो स्कूल प्रिंसिपल वाली है ना, प्रॉपर उसे ऑर्गेनाइज्ड वर्क पसंद है और प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करना। तो हमेशा अपने स्टाफ को भी बोलते रहते हैं कि भाई प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू काम करो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ओनली बिकॉज ऑफ थ्रू प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम प्रेजेंट नॉर्म से, मूव कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं नए नए चैलेंजेस को, वो भी सक्सेस के साथ। इसका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजिंग करो, ठीक है कर ली। अब जब ये बात हो रही है कि क्यों करें, तो उन्होंने बोला अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे ना तो आप प्रेजेंट नॉर्म से आगे भी मतलब मूव कर सकते हैं और भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर कुछ आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं फ्यूचर में, जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उन चैलेंजेस को सक्सेस के साथ मतलब कह सकते हैं उनका सामना कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो दे विल बी एबल टू ऐड मोर एक्टिविटीज़। और उसके बाद क्या होगा, जब चैलेंजेस होंगे तो आप एबल हो जाओगे, इतना योग्य हो जाओगे कि आप और भी एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को, प्रोडक्ट्स को अपने ईयरली प्लान में शामिल कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो ये बता दिया कि भाई हम ऑर्गेनाइजिंग में विश्वास रखते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। जो मुझे पता चल गया कि भाई ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग की बात होगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है मतलब यहाँ इन्होंने क्या जताया कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यही पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन्होंने बोला इम्पोर्टेंस इसीलिए है ताकि हम मूव कर सकें प्रेजेंट नॉर्म से, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन भी कर सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट पर भी काम कर सकते हैं अपने बिजनेस में या अपने जो की एरिया है उसमें। जैसे कहते हैं ना कि हम बिजनेस में 10 प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन आपने बोला कि हम 10 के साथ में 5 प्रोडक्ट और ऐड ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब कितने हो गए 15। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। ऐसे ही इसमें बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजिंग की यहाँ इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है स्कूल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो है कि भाई एक्सपेंशन अगर आप करना चाह रहे हैं एंड ग्रोथ पर अगर काम करना चाह रहे हैं, मतलब नई नई चीज़ों को ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये इंपॉर्टेंस हो गई बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ रिपोर्टेड रिलेशनशिप, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपके क्या राइट्स होंगे, कौन आपका सुपीरियर होगा, कौन आपके साथ सेम लेवल पर काम करेगा, वर्टिकल लेवल पर कौन होगा मतलब सुपीरियर, ये सारी चीज़ों की जानकारी, रिपोर्टेड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों में क्लैरिटी, आपके वर्किंग असाइनमेंट, ये सारी चीज़ों को क्लियर करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं। तो ये हो गया। अब आप बताओ जो स्कूल होता है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले तो यही बता दो कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक जो बेसिक जो आपको पढ़ाया था वो क्या था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है। एक डिविजनल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं।
तो स्कूल किस तरीके का है? इनफॉर्मल है, जहाँ कैसे भी चाहे जिस टाइम जा सकते हो, कैसे भी चाहे बात कर सकते हो, कैसे भी मतलब एक तरीके से फैमिली की तरह रह सकते हो? नहीं। तो स्कूल किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ? फॉर्मल, क्योंकि वहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ सिस्टम है जो आपको फॉलो करना होता है। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप स्कूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन गेन करने के लिए। तो इसका मतलब स्कूल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ भाई? फॉर्मल और इनफॉर्मल में फॉर्मल। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है, इनके पैरा से ये रिफ्लेक्ट हुआ कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर यहीं फिनिश हुआ। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहे हैं? विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़? मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताए थे, दो होते हैं, डिविजनल और फंक्शनल। बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं बच्चों मैंने आपको, गलती मत कर लेना भूल कर भी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होगी, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? पहली चीज़, आगे बढ़ते हैं। वॉट विल बी द आउटकम ऑफ दिस मोड ऑफ थिंकिंग इन द नियर फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? अगर यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं तो इन नियर फ्यूचर में इसका क्या आउटकम होगा? तो पहले आप ये पता कर लो बच्चों कि स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके बाद आप देखो कि अगर वही स्ट्रक्चर अपनाते रहेंगे तो फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट रहेगा, मतलब आउटकम। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि एक डिसएडवांटेज भी बता दो उस स्ट्रक्चर का। मतलब पहला फोकस है भाई स्ट्रक्चर पता करो, उसके बाद आपको बताना होगा कि उसका आउटकम क्या होगा इन दी फ्यूचर, एंड द सेकेंड इज उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो अब चलो क्या करते हैं, केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बाय क्लबिंग सिमिलर रिलेटेड जॉब्स अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो काम कर रहा है सिमिलर रिलेटेड जॉब, मतलब जैसे एक ही तरीके की जॉब है, जैसे एचआर का, मतलब सारी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, हायर करना है, ये सारी चीज़ें होनी है, उनको कंपेंसेट करना है। तो भाई ये सारे काम सिर्फ एक एम्प्लॉय से ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। तो आपने क्या किया, सिमिलर एक्टिविटी के बेसिस पर एक डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे एचआर का एचआर, फाइनेंस है, अकाउंट है, मार्केटिंग है, सेलिंग है। तो आपने हर अलग अलग टास्क के बेसिस पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, ये तो कर दिया। आपने एक चीज़ नोटिस की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं सिमिलर रिलेटेड जॉब के बेसिस पर। पहले तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये ढूंढना है कि भाई स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो मेरा फोकस तो इसी पे ही होगा कि भाई स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि सिमिलर रिलेटेड जॉब्स, मतलब एक जैसा काम है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट है। तो मतलब इन्होंने क्या कंसीडर किया है, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए टास्क, पहली चीज़, ठीक है। और एचआर डिपार्टमेंट है, उसका कोई टच नहीं होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम। इन्होंने बोला एचआर अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी है। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां हम टास्क के बेसिस पर, फंक्शन मतलब काम के बेसिस पर अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं कि जैसा काम उस हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट। याद करो, डिविजनल या फंक्शनल, ये होता है बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि जहाँ फंक्शन मतलब काम के बेसिस पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं। अब मुझे इसका क्या बताना है कि भाई डिसएडवांटेज बता दो और आउटकम बता दो क्या होगा। एचआर हेड फील दैट ही ओनली नोन अबाउट द एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट क्या है, वो ये सोचते हैं उनके जो हेड हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है एचआर डिपार्टमेंट के बारे में और किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है। सिमिलरली क्या है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंटल हेड है वो भी यही सोच रहा है कि मार्केटिंग मुझसे बेटर तो कोई जान ही नहीं सकता, मैं तो इस डिपार्टमेंट का पूरा हेड हूँ। तो वही एचआर डिपार्टमेंट से बना, मतलब आपस में क्या है, काम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, उनके हेड बना दिए गए। तो आपस में वो ये सोच रहे हैं कि हम ही एक्सपर्ट है, हमसे बेटर कोई है नहीं है। तो एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट ना करना, डायरेक्ट टच में ना रहना, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा टाइप का, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हाउएवर द ट्रुथ ये है कि बोथ ऑफ देम हैव लिमिटेड एंड स्पेसिफिक स्किल। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनके पास, दोनों के ही पास, चाहे मार्केटिंग हो चाहे एचआर हेड हो, दोनों के पास एक लिमिटेड स्किल्स ही हैं। एचआर वाला मार्केटिंग का काम नहीं कर सकता, मार्केटिंग वाला एचआर का काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं। और ये दोनों चीज़ें नहीं जानते। तो आपको बताना है कि भाई स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया। अब मुझे को सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई ना, डिसएडवांटेज क्या था कि अगर हम काम के बेसिस पर डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को,
और इस तरीके से क्या होता है, एक पर्सन, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का काम कभी भी नहीं कर सकता है। कभी ज़रूरत भी पड़ रही है तो वो उसी काम में होशियार है तो दूसरे का काम कर ही नहीं पाएगा। और आपस में क्या, दोनों टच में नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं कि भाई हमसे बेटर कौन, हमसे बेटर कौन। इसी लड़ाई में क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब इसमें आपका क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो बस जो डिसएडवांटेज हमें नज़र आ रहा है वो क्या है भाई, कन्फ्लिक्ट होना। तो भाई ये है इसका आंसर। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन लास्ट का है, लेकिन मैम ने सबसे बड़ा दिया है, बहुत आसान है। देखो, विच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड। यहाँ भी क्या पूछ रहा है भाई, इम्पोर्टेंस की, ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हाउ वुड अ कंपनी एडप्ट टू चेंज विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और एक चीज़ का आंसर और देना है कि कैसे कंपनी ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करते हुए, मतलब ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू नए चेंजेस को अडॉप्ट कर सकती है, अपना सकती है, वो भी किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग ऐसी क्या मदद करता है जिससे नए चेंजेस को भी आप इजीली अडॉप्ट कर लेते हो, ये बताइए और इम्पोर्टेंस बताइए जो आपको यहाँ हाईलाइट हो रही हो। सो चलो बच्चों, आप केस स्टडी को पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आसमान कलर्स, नाम देखो कितना अच्छा है। आसमान कलर्स एक प्रॉफिट मेकिंग कलर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसका काम क्या है, कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द कंपनी डील इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, ये तो मैं पता चल गया, जो पेंटिंग में यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स को बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑलवेज बीन सिस्टमेटिक इन इट्स अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये काफ़ी सिस्टमेटिक रहा है, क्या है, ड्यू टू गुड ऑर्गेनाइजिंग, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करता है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट हो रहा है रेवेन्यू में। मतलब पहली चीज़ मुझे दिखी कि ऑर्गेनाइजिंग अच्छी तरीके से करने की वजह से उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वर्कर्स गिवन दियर रिस्पेक्टिव जॉब, जो भी उन्हें जॉब असाइन की गई है क्लियरली, तो उस वजह से क्या है, उनको जॉब एक क्लियरली असाइन कर दी गई कि तुम्हें यही काम करना है, इसके अलावा नहीं। जिस वजह से क्या हो रहा है, वो लीड कर रहे हैं गेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जब आपने एक पर्टिकुलर वर्कर को एक टास्क असाइन कर दिया कि यही काम आपको करना है, तो आप क्या होगे, उस काम में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। आपके पास उस काम से रिलेटेड जो स्किल्स होंगे वो काफ़ी डेवलप हो जाएंगे। तो इन्होंने यही बोला कि वर्कर्स को हम एक रेस्पेक्टिव जॉब दे देते हैं और उसी टास्कों को कराते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो उतना एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं, मतलब एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, ठीक है। एक चीज़ ये, दे डू दियर, और अपने जॉब को रेगुलर बेसिस पर ही करते रहते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टास्क, पहले हमें देखो क्या क्या पॉइंट्स इसमें नज़र आए। पहले हमने ये देखा कि भाई एक ही पर्टिकुलर टास्क वो असाइन कर रहा है, ठीक है। प्लस इसमें ये बोल रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस मिल रहा है उसे। पहली चीज़, एक वर्कर को एक ही काम दिया जा रहा है, उसी काम को डेली बेसिस पर कराया जा रहा है, जिससे वो क्या गेन कर रहा है, एक्सपीरियंस। और तीसरी चीज़, उसका रिजल्ट ये है कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई हो गई है। तो अब आप बताइए, जो वर्कर को काम असाइन किया जा रहा है वो किस अप्रोच को यूज़ करके किया जा रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर टास्क को ही देकर डेली कराकर एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है। एक्सपीरियंस डेवलप होने से वो उसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई हो रही है। ये जब होता है, जब आप एक ही टास्क उसे जब दोगे ना, जब उसे वो टास्क बहुत अच्छे से आता होगा तभी तो आप उसको दे रहे हो। इसका मतलब आप क्या फॉलो कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन फॉलो करना। तो पहला जो बच्चों यहाँ मुझे नज़र आया वो आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हमेशा ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही पॉसिबल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी चैलेंजेस, ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ लिया। ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे चैलेंजेस हैं जिसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। देयर इज़ नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है कम्युनिकेशन की लाइन में। एंड एवरी वन नोज़ हु हैज़ टू रिपोर्ट हुम। मतलब इसमें ये कहते हैं कि आप ये सोचो, कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ नहीं है कि कोई इंसान को अगर कोई बात कन्वे करनी है तो उसे ये पता है कि उसे किसके पास जाना है और किसको रिपोर्ट करना है, कौन उसके सुपीरियर है, और सुपीरियर को भी पता है कौन उसके सबऑर्डिनेट हैं। इसका मतलब क्या है, चीज़ों में क्लैरिटी है। दूसरा जो मुझे समझ में आया वो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है। रिलेशनशिप, अब आगे बढ़ते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, देयर इज़ मोर नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम कनेक्ट करें एम्प्लॉयज़ के साथ भी। मतलब ये किस पर फोकस करना चाह रहे हैं भाई, एम्प्लॉयज़ पर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स, क्योंकि वो ये मानते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अभी भी किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की।
व्हेन मैनेजर डेलीगेट वर्क, जब आप अपने सबॉर्डिनेट को काम देते हैं ना, तो वो दे सेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम रूटीन जॉब्स। तो वो क्या होता है, खुद को फ्री कर देते हैं कि रूटीन जॉब से, कि भाई सेम काम जो आप डेली बेसिस पर करते जा रहे हो और आपने कुछ अथॉरिटी दे दी, डेलीगेशन कर दिया, मतलब अपना काम उनको असाइन कर दिया करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि चलो वही डेली मोनोटोनस सा वर्क, उससे थोड़ा सा फ्री हुए, कुछ नया सीखते हैं। और इस वजह से क्या होता है, ये लीड करता है ग्रेट अमाउंट ऑफ लर्निंग फॉर सबॉर्डिनेट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। जब हम इस तरीके से करते हैं, कभी कभी जो सुपीरियर होते हैं वो अपना काम, अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर देकर उस काम को कराते हैं, डेलीगेट करते हैं सबॉर्डिनेट को, तो उस केस में सबॉर्डिनेट अपने काम से हटकर कुछ नया काम सीखता है। तो आपने भाई किसके लिए सोचा, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि पहले भी आप बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ के लिए सोचेंगे, एम्प्लॉयज़ हमारे लिए असेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ को हम ये काम देते हैं ताकि वो खुद को डेली के टास्क से थोड़ा सा फ्री, कुछ अच्छा फील कर पाएँ और उसके साथ में वो लर्निंग डेवलप करते हैं। लेकिन इसमें आपने बेटा सबसे बड़ा जो फोकस था ना वो किसका था, एम्प्लॉय। तो यहाँ जो तीसरी इंपॉर्टेंस थी वो मुझे दिख रही थी कि आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ का। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम भी एफर्ट्स दे रहे हैं तो बच्चों आप भी अपने एफर्ट दीजिए, तो जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट अपना अचीव कर पाएँ रिजल्ट। हमारा तो बस यही टारगेट है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएँ, एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाएँ कॉन्सेप्ट की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करें और अपने रियल लाइफ में भी। तो बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पर आना ना भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम भूल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।